वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 16 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, जो भी सेशन हम कवर करते हैं इसका जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टेलीग्राम में ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो सफ़र से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। नाम से स्पष्ट है कि एयर क्वालिटी और वेदर यानी कि मौसम के बारे में हमें पहले से जानकारी मिल जाएगी और इसके संबंध में इसमें कुछ रिसर्च भी इन्वॉल्व होगी। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसे सीवियर कैटेगरी में दिखाया गया है सफ़र के इवेल्युएशन सिस्टम के तहत। जो सफ़र है वो एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें हम जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उसमें एयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं कि वहां पर जो हवा है वो कितनी साफ है, ओवरऑल पोल्यूशन कैसा है, ज्यादा है या कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी भी हम जान सकते हैं कि इस सिटी में इस पार्टिकुलर लोकेशन पर जो एयर की क्वालिटी है वो ज़्यादा खराब है, इस जगह पे कंपैरेटिवली ठीक है। इसे डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा, जो कि पुणे में इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन इसे ऑपरेशनलाइज किया जाता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD के द्वारा। ऑब्जेक्टिव तो देखिए बिल्कुल साफ है कि 24/7 बेसिस पर रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के तौर पे सभी लोगों को एयर क्वालिटी के बारे में हम जानकारी कन्वे कर सकें। कलर कोडिंग होती है इसमें 74 आवर एडवांस में हम कलर कोडिंग के माध्यम से कितनी सीवियरिटी है पोल्यूशन लेवल की वो जानकारी दे पाते हैं। तो 72 घंटे पहले जानकारी मिल जाती है तो हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी भी कर लेते हैं। ये केवल एयर की क्वालिटी नहीं बताते बल्कि हेल्थ एडवाइजरी भी जारी करते हैं। मतलब अगर पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो आपसे कहेंगे कि हाँ आप अपने घरों के भीतर रहें, या अगर किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं तो वो इस प्रकार की एहतियात बरतें ताकि लोग एडवांस में अवेयर रहें। कुछ पैरामीटर्स या कुछ जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, गैसेस हैं जिनको इसमें मॉनिटर किया जाता है वो हैं PM1, PM2.5, PM10, ओजोन। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। CO यानी कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, NOx में NO और NO2 दोनों आ जाता है, SO2, मीथेन जिसे आप CH4 भी इंडिकेट करते हैं, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, ब्लैक कार्बन, VOC यानी कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स और बेंजीन के साथ साथ मरकरी। इन सभी को यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है इस सफ़र जो भी मैकेनिज्म है उसमें। कुछ मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखा जाता है मौसम संबंधी। दोज आर UV रेडिएशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, हवा की स्पीड, उसका जो दिशा है, या फिर सोलर रेडिएशन। इन सभी को इवेल्युएट करके एक तो पोल्यूशन के लेवल को मेजर करते हैं, दूसरा हेल्थ एडवाइजरी भी जारी करते हैं। जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये एयर की क्वालिटी को हमें कलर कोड्स के माध्यम से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे सामने रखता है। एट द सेम टाइम ह्यूमन हेल्थ पर जो इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है उसे भी इवेल्युएट करता है। यहाँ पर देखिए 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को इवेल्युएशन में रखा जाता है। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि CO2 को मेजर नहीं किया जाता है, ठीक है। जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, FDSS। इसमें देखिए DRDO जो है उसने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हाल ही में एक फायर मिटिगेशन सिस्टम डेवलप किया है बसेस के लिए। बस में अगर आग लगती है तो लोगों को बचाया जा सके। इसमें देखिए ये विदिन 30 सेकेंड जो आग है उसे डिटेक्ट कर लेगा और 1 मिनट के भीतर आग को बुझा दिया जाएगा इस ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से। FDSS यानी कि फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। यही बात यहाँ पर रिपीट की गई है, 30 सेकेंड में डिटेक्शन एंड 60 सेकेंड्स में सप्रेशन, जिससे कि बस में बैठे हुए लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जा सके। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। इसमें बस के भीतर का एरिया जहां पर लोग बैठते हैं वहां पर वाटर मिस्ट बेस्ड FDSS सिस्टम को लगाया गया है। मतलब वहां जो पानी का स्प्रिंकल होता है, छिड़काव होता है, वो इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इंजन का जो एरिया है जहां पर आग लगने की संभावना ज्यादा होती है वहां पर एरोसॉल बेस्ड FDSS सिस्टम लगाया गया है। मतलब जो गैसेस हैं उनको पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में स्प्रेड किया जाता है आग को बुझाने के लिए। अब यहाँ पर वो बस के भीतर का एरिया जहां पर पैसेंजर्स बैठते हैं, जहां पर अभी हम बात कर रहे थे कि मिस्ट बेस्ड FDSS है, पानी के जो बौछार है, स्प्रिंकल्स हैं, वो वहां पर
लगाया जाएगा तो उसमें 80 लीटर कैपेसिटी का एक वाटर टैंक लगाया गया है। 6.8 केजी का नाइट्रोजन सिलेंडर भी अप्रोप्रिएट लोकेशन पर इंस्टॉल किया गया है ताकि आग को जल्दी से काबू में पाया जा सके। जो FDSS इंजन है, इंजन का जो एरिया होता है वहां पे जो FDSS लगता है वहां पर एक एरोसॉल जनरेटर होता है जो गैस को या लिक्विड बेस्ड कोई मटेरियल जो आग को बुझाने में इस्तेमाल किया जा रहा है उसे छोटे छोटे पार्टिकुलेट में कन्वर्ट कर सके फायर को सप्रेस करने के लिए। विद इन 5 सेकेंड ऐसा माना जा रहा है कि ये आग को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम के बारे में आर्टिकल हो गया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो FCRA रूल्स के बारे में है। FCRA रूल्स को अभी अमेंड किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। FCRA स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखिए जो FCRA है यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये सबसे पहले तो 1976 में आया था, बाद में 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो ये तो एक्ट था, इस कानून के तहत कुछ रूल्स बनाए गए। ये जो रूल्स आए इन्हें नोटिफाई किया गया था 2011 में। तो ये जो एक्ट है वो 2010 में अमेंड किया गया और उसी एक्ट के बेसिस पे जो 2010 में अमेंड किया गया था 2011 में कुछ रूल्स आए। उन रूल्स में अभी अमेंडमेंट किया गया है, मतलब इस एक्ट में नहीं बल्कि इन रूल्स में अभी अमेंडमेंट किया गया है, वो हमारे सामने है। जो अमेंडमेंट किया गया उसमें यह कहा गया कि कोई भी फार्मर, स्टूडेंट, रिलीजियस या कोई भी अदर ग्रुप जो सीधे सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं है वो फॉरेन फंड रिसीव कर सकती है अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। तो देखिए FCRA होता क्या है, कई सारी इंडिया में ऐसी बॉडीज हैं वो रिलीजियस पर्पज से या फिर सोशल पर्पज से काम कर रही हैं। कई सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो दूसरे देशों में हैं लेकिन वो परोपकार की भावना से, फिलैंथ्रोपिस्ट फीलिंग से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना चाहते हैं। तो वो इंडिया के मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन को फंड कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशन उस इंडिविजुअल से या उस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेता है, अब उसे कहा जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन जब हम फॉरेन से पैसा ले रहे होते हैं तो कई सारे खतरे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वो फॉरेन फंडिंग इंडिया में किसी बॉडी को इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए भी दिया जा सकता है। मतलब ऐसी फंडिंग इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी हो सकती है। इसीलिए कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं ऐसी फंडिंग के ऊपर। मतलब कोई बहुत आसानी से किसी फॉरेन बॉडी से या किसी फॉरेन इंडिविजुअल से भारत में पैसे नहीं ले सकता, उस पर सरकार पूरी निगाह लगा के रखती है, उस पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देखिए पहला अमेंडमेंट तो ये हुआ कि कोई भी ऐसी बॉडी जो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है वो पैसा ले सकती है। देखिए जो पॉलिटिकल बॉडीज होती हैं उन्हें पैसा लेने पर मनाही होती है फॉरेन से, बिकॉज अगर इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम फॉरेन फंडिंग पे रन कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। देखिए अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो FCRA के तहत खुद को रजिस्टर करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बॉडी है वो जाके फॉरेन बॉडी से या इंडिविजुअल से पैसे ले लेगी, उसके पहले उस बॉडी को FCRA के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद ही वो ये फंड ले पाती है। उसके लिए भी कई बार गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि आपको एक FCRA अकाउंट खोलना पड़ेगा। इस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ पैसा आएगा FCRA के फॉर्म में। इससे इस अकाउंट को मॉनिटर करना आसान होगा कि इसमें जो भी पैसा आया वो FCRA के फॉर्म में आया है या FCRA के एम्बिट में आया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे हुआ इसे मॉनिटर किया जा सकता है। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। यहाँ पे अभी ये कहा गया कि कोई भी बॉडी अगर खुद को FCRA के तहत रजिस्टर करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो कम से कम 3 साल से काम कर रही हो। मतलब बिल्कुल अभी आप तुरंत किसी सोशल बॉडी को बना के FCRA को रजिस्टर करके फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। 3 साल से वो बॉडी काम कर रही हो, सिर्फ 3 साल से काम कर रही हो इतना काफ़ी नहीं होगा। उसने सोशल फील्ड में यानी कि सोशल सर्विस के फॉर्म में 15 लाख रुपए कम से कम खर्च किए हों, किसी भी रूप में लोगों से गैदर करके कैसे भी कम से कम इतना कंट्रीब्यूट किया हो, तब उसे FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। कुछ कंसेशन या एक्सेप्शंस हो सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी बॉडी को रन कर रहा हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क करता हो, तो फिर वहां पर कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। कोई भी ऑफिस बियरर जो NGO का है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, वो अगर FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो जो व्यक्ति पैसा देने वाला है, कोई दूसरा देश है, वहां से एक पर्सन X है जो इंडिया में किसी बॉडी को पैसे दे रहा है, तो वो एक लेटर ऑफ कमिटमेंट भेजेगा। वो लेटर ऑफ कमिटमेंट ये इंडिकेट करेगा कि वो कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन बॉडी को दे रहा है इंडिया में और किस पर्पज से दे रहा है। जैसे वो कहते हैं कि हम बच्चों को बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या उनका एडमिशन करवाना चाहते हैं, इसके लिए हमें 1 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर एक पर्सन X है दूसरे देश में जो ये पैसा देना चाहते हैं, तो एक लेटर ऑफ कमिटमेंट देंगे कि मैं 1 करोड़ रुपए इस बॉडी A को दे रहा हूँ ताकि वो इतने बच्चों को इतनी सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकें या फिर उनका स्कूल में एडमिशन करवा सकें।
तो इस तरीके से लेटर ऑफ कमिटमेंट भी उस बॉडी को अब देना होगा। FCRA के बारे में बात करें तो इसे 1976 में प्राइमा फेसिया इनेक्ट किया गया था, 2010 में अमेंड हुआ। फॉरेन डोनेशन अवेल करने को लेकर कई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें दिए गए हैं। ये एक्ट सभी एसोसिएशंस पे, ग्रुप्स पे, NGOs पर एप्लीकेबल है जो फॉरेन डोनेशन लेना चाहते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जज, मीडिया पर्सन, ये सभी लोग FCRA के तहत पैसे नहीं ले सकते। आप समझ सकते हैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल या पोस्ट होती हैं। यहाँ से अगर कोई फॉरेन फंडिंग अवेल कर रहा है तो फिर इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो रेगुलेशन ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर के बारे में है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नए रूल्स जारी करते हुए ये बोला कि जो अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो BPO के फॉर्म में सर्विसेज दिया करते हैं, उन्हें अब जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था पहले, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। या फिर कोई भी ऐसा जो IT का इस्तेमाल करके सर्विसेज दे रहा है। देखिए होता यह है कि एक सपोज करिए मेडिसिन की कंपनी है, ठीक है, वो अपनी मेडिसिन बेचना चाहती है, उसके लिए वो एक थर्ड पार्टी को हायर कर लेती है। उनके पास एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मैकेनिज्म है जहाँ पर उनके पास कुछ इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं, वो उनकी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने के लिए लोगों को कॉल कर सकते हैं किसी डेटाबेस के बेसिस पे, या कोई इंडिविजुअल अगर इस कंपनी से मेडिसिन लेना चाहता है तो वो यहाँ पे कॉल करके मेडिसिन मंगा सकता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो सर्विस से प्रोवाइड करवा रहे हैं, इन्हें अदर सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा। जो अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं, पहले थर्ड पार्टी के तौर पे जो वो सर्विसेज दे रहे होते हैं उसके लिए उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है। क्योंकि इंडिया में देखिए जॉब क्रंच है, अगर हम ज़्यादा रेगुलेशंस लगाएंगे तो इस प्रकार की आउटसोर्सिंग जो है वो डिसइंसेंटिवाइज होगी। सरकार चाहती है रेगुलेशंस कम करें ताकि थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ज़्यादा इवॉल्व हों, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले। इसीलिए अभी OSP के लिए जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है उसे खत्म कर दिया गया है। अब ऐसे BPOs जो केवल डेटा वर्क में इन्वॉल्व हैं, कई बार आप अपनी इंफॉर्मेशन उन्हें कन्वे करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या एक्टिविटी से, सर्विसेज से रिलेटेड, वो उसे रिजॉल्व कर देते हैं। वहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं होता, केवल वो डेटा रिलेटेड फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे जो बॉडीज़ हैं उनको तो OSP की कैटेगरी से ही बाहर कर दिया गया है, मतलब वो तो अदर सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है, मतलब उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहेंगे, वो बहुत ही ईज के साथ अपना काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जिन OSP एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज किया करती थी, अब उन्हें एक्सटेंड या रिमोट एजेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। मतलब अब वो OSP के फॉर्म में फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अब उनके ऊपर लागू नहीं होंगी। अब उन्हें ये जो एडिशनल कंप्लायंस बर्डन बियर करना पड़ता था रूल्स एंड रेगुलेशंस का, रजिस्ट्रेशन का, वो उसके एम्बिट से बाहर हो जाएंगे। उन्हें अपनी लाइसेंस के रिन्यूअल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि समय समय पे उन्हें रिन्यू करवाना पड़ता था अपना काम आगे बढ़ाने के लिए। बाकी डेटा बेस्ड जो OSP सर्विस दे रहे थे अदर सर्विस प्रोवाइडर के फॉर्म में या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के फॉर्म में, उन्हें तो पूरी तरीके से BPO के एम्बिट के बाहर कर दिया गया है। अब वो बिल्कुल स्मूथली अपना काम कर सकते हैं बिना किसी परेशानी या जद्दोजहद के। जो अगला आर्टिकल है वो स्वर्ण जयंती फेलोशिप के बारे में है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी 21 साइंटिस्ट को स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए सेलेक्ट किया है। ये काफ़ी पुरानी फेलोशिप स्कीम है। साइंस को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए इसे इंडिया के 50th इंडिपेंडेंस डे पर शुरू किया गया था। स्पेशली जो यंग साइंटिस्ट हैं उनके पास बढ़िया सा प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कुछ फंडिंग मिल जाए तो वो अपने प्रोजेक्ट को और इफिशिएंटली और ऑन टाइम पूरा कर सकते हैं, तो उन्हें इस फेलोशिप के लिए चुन लिया जाता है। काफ़ी अच्छी फेलोशिप दी जाती है, मतलब 25,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। वो किसी पेरेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, वहाँ से उनको सैलरी मिल रही है, वो मिलती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट 25,000 पर मंथ मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए पर एनम उन्हें रिसर्च ग्रांट भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो प्रोजेक्ट की नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, कंप्यूटेशनल फैसिलिटी चाहिए, कंटिजेंसी कोई आवश्यकता पड़ गई, अचानक से कोई खर्चा आ गया उस प्रोजेक्ट में, ऐसा लगता है ज़रूरी है, तो वो उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। उन्हें नेशनल या इंटरनेशनल ट्रैवल करना है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए भी उन्हें मदद दी जाएगी। या कोई भी और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उस साइंटिस्ट को वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी ताकि वो अपना जो रिसर्च वर्क है उसे आसानी से कंप्लीट कर सके। ये साइंटिस्ट स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि ये इंडिविजुअल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है इसीलिए इसे ये ग्रांट दिया जाएगा, नहीं। ये इंडिविजुअल एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इसलिए इसे ये ग्रांट दिया जाएगा। वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहे या ना करता रहे, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। साइंटिस्ट को अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया जाता है तो उसे पूरी फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, वो अपने रिसर्च प्लान के हिसाब से काम कर सकता है। प्रोजेक्ट में इनोवेटिव रिसर्च आइडिया को ही एक्सेप्ट किया जाता है,
इस आइडिया को एक्सेप्ट किया जाता है सबके द्वारा। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड वो ये इवेलुएट करता है किसे ये स्कॉलरशिप देनी है, किसे नहीं देनी है। सब एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत बनाई गई थी 2009 में एक एक्ट के माध्यम से। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट हैं, सही गलत बताइए। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च पोल्यूटेंट्स किस पैरामीटर का इस्तेमाल करता है या किन गैसेस को इंक्लूड करता है? PM1, 2.5, 10, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया CO2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये गलत हो गया। फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम, ये 30 सेकेंड में डिटेक्ट कर सकता है, 60 सेकेंड में फायर को बुझा सकता है, सही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, गलत है, होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्पेशल असिस्टेंस है साइंस एंड टेक के फील्ड में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले यंग साइंटिस्ट के लिए, ये सही है। तो आज के सेशन में हम यहां पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।